नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए? ये तितलियां, ये फूल, ये हजारों लाखों तरह के जीव जंतु, ये सब कहां से आए? हजारों सालों से हमारे पास इस सवाल का एक ही जवाब था। एक बहुत ही सुंदर और सांत्वना देने वाला जवाब कि इन सब को एक ऊपर वाले ने, एक डिजाइनर ने बनाया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 19वीं सदी में एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने हमें एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही क्रांतिकारी और शायद कुछ डरावनी कहानी सुनाई। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया को घूमने और प्रकृति के छोटे छोटे रहस्यों को इकट्ठा करने में बिता दी, और फिर उन रहस्यों को जोड़ कर एक ऐसी तस्वीर बना दी जिसने इंसान के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था चार्ल्स डार्विन, और उनकी उस महान और विवादास्पद किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यह सिर्फ जीव विज्ञान की एक किताब नहीं है, यह एक नई उत्पत्ति की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जीवन का विकास किसी योजना के तहत नहीं, बल्कि प्रकृति के एक अंधे, एक क्रूर, लेकिन एक अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक नियम के कारण हुआ है। यह किताब हमें हमारे सिंहासन से उतारकर हमें वापस उसी जीवन के वृक्ष का एक हिस्सा बना देती है जिससे हर एक कीड़ा और हर एक जानवर भी जुड़ा है। क्या आप तैयार हैं उस महान वैज्ञानिक की यात्रा पर निकलने के लिए जिसने हमें हमारी असली जड़ों से, हमारे असली पूर्वजों से मिलवाया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक डिजाइनर की दुनिया। डार्विन से पहले का विश्वास। चार्ल्स डार्विन के उस क्रांतिकारी विचार को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दुनिया में चलना होगा जिसमें डार्विन का जन्म हुआ था। यह 19वीं सदी की शुरुआत थी, और उस समय पश्चिमी दुनिया में जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट, एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी प्रचलित थी। और वो कहानी थी विशेष रचना की। यह कहानी कहती थी कि इस धरती पर मौजूद हर एक प्रजाति, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुत्ता हो, या चाहे वो गुलाब का फूल हो, उसे ईश्वर ने, एक महान और बुद्धिमान डिजाइनर ने अलग अलग और ठीक वैसा ही बनाया है जैसी वो आज हमें दिखती है। यह विचार दो मुख्य स्तंभों पर टिका था। पहला था प्रजातियों की स्थिरता। इसका मतलब था कि प्रजातियां बदलती नहीं हैं। एक कुत्ता हमेशा से एक कुत्ता ही था, और वो हमेशा एक कुत्ता ही रहेगा। वो कभी भी किसी और जानवर से विकसित नहीं हुआ है, और न ही वो कभी किसी और जानवर में बदलेगा। ईश्वर ने हर जीव को उसकी अपनी एक निश्चित, एक स्थायी जगह और एक निश्चित रूप दिया है। और दूसरा, और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली स्तंभ था डिजाइन का तर्क। यह तर्क कहता था कि जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमें हर तरफ एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय डिजाइन दिखाई देता है। सोचिए एक चिड़िया के पंख के बारे में जो उड़ने के लिए कितने परफेक्ट तरीके से बना है, या सोचिए एक इंसान की आंख के बारे में जो एक बहुत ही जटिल कैमरे की तरह काम करती है। क्या यह सब कुछ, यह इतनी जटिल और इतनी सटीक कारीगरी सिर्फ एक संयोग से बन सकती है? उस समय के विचारकों जैसे कि विलियम पेली ने तर्क दिया कि नहीं, यह असंभव है। पेली ने अपनी प्रसिद्ध घड़ीसाज की उपमा दी। उन्होंने कहा कि अगर आप एक मैदान में घूम रहे हैं और आपको एक पत्थर मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो हमेशा से वहीं था। लेकिन अगर आपको एक घड़ी मिलती है, तो आप तुरंत यह जान जाएंगे कि इसे किसी ने बनाया है। क्यों? क्योंकि घड़ी के सारे पुर्जे, उसकी सुइयां, उसके गियर, ये सब एक खास उद्देश्य, यानी समय बताने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा जटिल डिजाइन संयोग से नहीं बन सकता। पेली ने कहा कि उसी तरह जब हम एक आंख या एक पंख को देखते हैं जो एक घड़ी से खरबों गुना ज्यादा जटिल है, तो हमें भी यह मानना होगा कि इसे किसी महान, किसी बुद्धिमान घड़ीसाज, यानी ईश्वर ने ही बनाया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही संतोषजनक और एक बहुत ही आरामदायक विचार था। यह हमें एक ऐसी दुनिया का यकीन दिलाता था जो तर्क संगत है, जिसका एक उद्देश्य है और जिसकी देखभाल करने वाला कोई है। यह हमें, यानी इंसानों को, इस पूरी रचना के केंद्र में एक बहुत ही विशेष स्थान पर रखता था, ईश्वर की सबसे उत्तम रचना के रूप में, जो बाकी सभी जीवों से श्रेष्ठ है। यही वो दुनिया थी, यही वो विश्वास था जिसमें चार्ल्स डार्विन का जन्म और पालन पोषण हुआ था। लेकिन इस सुंदर और स्थिर दिखने वाली इमारत में कुछ छोटी छोटी दरारें थीं।
भूविज्ञानी यह खोज रहे थे कि पृथ्वी लाखों करोड़ों साल पुरानी है, न कि कुछ हजार साल, जैसा कि बाइबल कहती थी। जीवाश्म विज्ञानी जमीन के नीचे से ऐसे ऐसे अजीब और विशालकाय जानवरों के कंकाल खोद कर निकाल रहे थे, जो अब इस धरती पर मौजूद नहीं थे। ये डायनासोर कौन थे? ये कहां से आए और कहां चले गए? और सबसे अधिक, प्रकृतिवादी दुनिया के अलग अलग कोनों की यात्रा कर रहे थे, और वे देख रहे थे कि जीवन में कितनी ज्यादा, कितनी अविश्वसनीय विविधता है। इन्हीं सवालों, इन्हीं पहेलियों के बीच एक युवा, शर्मीला और प्रकृति प्रेमी युवक, चार्ल्स डार्विन, एक बहुत ही लंबी और एक बहुत ही ऐतिहासिक समुद्री यात्रा पर निकलने वाला था। वो नहीं जानता था कि वो जिन सवालों के जवाब खोजने जा रहा है, वे जवाब उस डिजाइनर की, उस घड़ीसाज की दुकान को ही हमेशा के लिए बंद कर देने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, एक युवा खोजी की यात्रा, बीगल का वो ऐतिहासिक सफर। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड के एक अमीर और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सफल डॉक्टर थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह एक डॉक्टर बने। लेकिन डार्विन का मन अध्ययन में, खासकर दवाइयों की नीरस दुनिया में, बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें खून देखने से ही डर लगता था। उनका असली प्यार था प्रकृति। वे घंटों तक बाहर घूमते रहते, कीड़े मकोड़े इकट्ठा करते, पक्षियों को देखते और चट्टानों का अध्ययन करते। वे एक जन्मजात प्रकृतिवादी थे। जब डॉक्टरी में उनका मन नहीं लगा, तो उनके पिता ने उन्हें एक पादरी बनने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। वहां भी उन्होंने धर्मशास्त्र से ज्यादा वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान की क्लासों में ही अपना समय बिताया। और फिर 1831 में, जब डार्विन सिर्फ 22 साल के थे, तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुनहरा मौका मिला। उन्हें HMS बीगल नाम के एक जहाज पर, जो पूरी दुनिया का, खासकर दक्षिण अमेरिका के तटों का सर्वे करने के लिए एक लंबी यात्रा पर जा रहा था, एक प्रकृतिवादी के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिला। यह यात्रा सिर्फ 2 साल की होने वाली थी, लेकिन इसे पूरा होने में 5 साल लग गए, और इन 5 सालों ने चार्ल्स डार्विन को और उनके माध्यम से पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बीगल का यह सफर डार्विन के लिए एक जीती जागती यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने ब्राजील के वर्षावनों के अद्भुत जीवन को देखा। उन्होंने अर्जेंटीना के मैदानों में विशालकाय, विलुप्त जानवरों के जीवाश्म खोदे, और उन्होंने एंडीज के ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई की और वहां समुद्री जीवों के जीवाश्म पाकर हैरान रह गए, जो यह साबित करता था कि ये पर्वत कभी समुद्र के नीचे थे। उन्होंने हर जगह प्रकृति की अविश्वसनीय विविधता, उसकी रचनात्मकता और उसकी क्रूरता को बहुत करीब से देखा। वे चार्ल्स लायल नाम के एक महान भूविज्ञानी की किताब अध्ययन कर रहे थे, जो यह तर्क दे रही थी कि पृथ्वी का निर्माण किसी एक अचानक हुई प्रलयकारी घटना से नहीं हुआ है, बल्कि वो लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे होने वाले बदलावों, जैसे कि कटाव और ज्वालामुखी, का नतीजा है। यह गहरे समय का विचार डार्विन के दिमाग में एक बीज की तरह बैठ गया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, अगर पृथ्वी इतनी धीरे धीरे बदल सकती है, तो क्या इस पर रहने वाला जीवन भी इतनी ही धीरे धीरे नहीं बदल सकता? लेकिन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था दक्षिण अमेरिका के तट से दूर, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह। ये एक बहुत ही अजीब और एक बहुत ही अलग थलग जगह थी। डार्विन ने यहां जो देखा, उसने उन्हें उस पहेली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग दिया, जिसे वे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इन द्वीपों पर रहने वाले जानवर, जैसे कि विशालकाय कछुए और इगुआना, दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि के जानवरों से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन वे कुछ अलग भी हैं। और इससे भी ज्यादा अजीब, हर एक द्वीप का अपना एक अनूठा संस्करण था। एक द्वीप पर कछुओं का कवच गोल था, तो दूसरे पर काठी के आकार का। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक थीं फिंच नाम की छोटी छोटी चिड़ियां। डार्विन ने देखा कि इन द्वीपों पर कई अलग अलग तरह की फिंच रहती हैं, और उन सब में सबसे प्रमुख अंतर है उनकी चोंच के आकार और उसकी बनावट में। कुछ की चोंच मोटी और मजबूत थी, जो बीजों को तोड़ने के लिए परफेक्ट थी। कुछ की चोंच पतली और नुकीली थी, जो कीड़ों को पकड़ने के लिए अच्छी थी। कुछ की चोंच तो कैक्टस के फूलों का रस पीने के लिए अनुकूलित हो गई थी। डार्विन को यह देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल सूझा, ऐसा क्यों था? क्या ईश्वर ने हर एक छोटे छोटे द्वीप के लिए एक अलग, एक खास तरह की फिंच बनाई थी? यह तो बहुत ही अजीब और बहुत ही अकुशल तरीका लगता है। या फिर
क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत समय पहले दक्षिण अमेरिका से कोई एक ही तरह की फिंच उड़कर इन द्वीपों पर आई हो, और फिर अलग अलग द्वीपों के अलग अलग माहौल और अलग अलग भोजन के अनुसार वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई हो और नई नई प्रजातियों में विकसित हो गई हो? यह एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही विधर्मी विचार था। यह प्रजातियों की स्थिरता के उस सदियों पुराने विश्वास पर एक सीधा हमला था। डार्विन जब 1836 में इंग्लैंड वापस लौटे, तो वे एक बदले हुए इंसान थे। उनके पास हजारों नमूने थे, और उससे भी कहीं ज्यादा उनके पास एक बहुत अहम, एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल था। अब उन्हें बस उस सवाल का जवाब खोजना था। वो तंत्र खोजना था जो इस बदलाव को, इस विकास को चलाता है। चैप्टर नंबर 3, जब किसान भगवान बन गया। कृत्रिम चयन का सबक। जब डार्विन बीगल की यात्रा से वापस इंग्लैंड लौटे, तो उनके दिमाग में यह विचार तो घर कर चुका था कि प्रजातियां बदलती हैं, वे विकसित होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो $1 मिलियन का सवाल, अब भी बाकी था। कैसे? वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा तंत्र है जो इस विकास को चलाता है? ईश्वर का हाथ तो वे पहले ही खारिज करने लगे थे। तो फिर प्रकृति में ऐसा कौन सा नियम है जो एक साधारण फिंच को इतने सारे अलग अलग विशेष रूपों में बदल सकता है? इस पहेली का जवाब खोजने के लिए डार्विन ने अगले 20 सालों तक एक जासूस की तरह बहुत ही धैर्य और बहुत ही लगन के साथ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इस पहेली का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ा उन्हें किसी दूर दराज के जंगल में नहीं, बल्कि अपने ही देश इंग्लैंड के खेतों और कबूतर खानों में मिला। डार्विन ने उन लोगों से बात करना शुरू किया जो जानवरों और पौधों की नस्लें बनाते थे, जैसे कि किसान और कबूतर पालने वाले। और उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे एक जंगली गोभी से इंसानों ने चुन चुनकर सिर्फ कुछ पीरहियों में ही फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी जैसी कितनी अलग अलग तरह की सब्जियां बना ली थीं। उन्होंने खासकर कबूतर पालने वालों के काम का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। वे खुद भी कबूतर पालने लगे और उनके क्लबों के सदस्य बन गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक ही जंगली नीले रोक कबूतर से पालने वालों ने सैकड़ों अलग अलग और अविश्वसनीय रूप से विचित्र नस्लें बना ली थीं। कोई कबूतर अपनी छाती फुलाकर चलता था, तो किसी की पूंछ मोर की तरह फैली हुई थी, तो कोई हवा में कलाबाजियां खाता था। ये नस्लें एक दूसरे से इतनी ज्यादा अलग थीं कि अगर कोई उन्हें जंगल में देखता, तो वो शायद उन्हें अलग अलग प्रजातियां ही मान लेता। तो ये होता कैसे था? तरीका बहुत ही सरल था, जिसे डार्विन ने कृत्रिम चयन का नाम दिया। एक कबूतर पालने वाला क्या करता है? वो अपने कबूतरों के झुंड में से उस एक या दो कबूतर को चुनता है जिसमें वो गुण कुछ ज्यादा होता है जो वो चाहता है। मान लीजिए वो एक ऐसी नस्ल बनाना चाहता है जिसकी पूंछ बहुत लंबी हो, तो वो अपने झुंड में से उस नर और उस मादा को चुनेगा जिनकी पूंछ बाकी सबसे कुछ भी लंबी हो, और फिर वो सिर्फ उन्हीं दोनों को आपस में प्रजनन करने देगा। उनके जो बच्चे होंगे, उनमें से भी वो फिर से सबसे लंबी पूंछ वालों को चुनेगा और फिर उन्हें आपस में प्रजनन करने देगा। और अगर वो इसी प्रक्रिया को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराता जाए, तो कुछ ही समय में उसके पास एक ऐसी नई नस्ल तैयार हो जाएगी जिसकी पूंछ अविश्वसनीय रूप से लंबी होगी। यहाँ चुनने वाला कौन है? इंसान। चयन कृत्रिम है। इंसान यहाँ एक तरह से भगवान की भूमिका निभा रहा है, जो यह तय कर रहा है कि कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे और कौन से नहीं। डार्विन के लिए यह एक बहुत विशाल और बहुत ही रोशन करने वाली अंतर्दृष्टि थी। उन्होंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने विकास को होते हुए देख लिया था। उन्होंने देख लिया था कि कैसे चयन की एक प्रक्रिया, जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती है, तो वो एक प्रजाति के रूप को कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती है। अब उनके दिमाग में वो प्रमुख, वो साहसिक सवाल गूंजने लगा। अगर इंसान सिर्फ कुछ 100 सालों में एक जंगली कबूतर से इतनी सारी अलग अलग नस्लें बना सकता है, तो फिर प्रकृति लाखों करोड़ सालों के असीम समय में क्या नहीं कर सकती? अब डार्विन को बस एक ही चीज की तलाश थी। उन्हें प्रकृति के उस चयनकर्ता को खोजना था। अगर प्रकृति में भी कोई चयन की प्रक्रिया चल रही है, तो वो कौन है जो यह चुन रहा है? वो कौन है जो यह तय कर रहा है कि कौन सा जीव जीवित रहेगा और वंश आगे ले जाएगा?
और कौन सा नहीं? और इस सवाल का जवाब उन्हें एक अर्थशास्त्री की एक बहुत ही निराशावादी लगने वाली किताब में मिला। एक ऐसा जवाब जो संघर्ष और उत्तरजीविता की एक क्रूर दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था। चैप्टर नंबर 4। जब जीने के लिए जंग छिड़ गई, माल्थस का संघर्ष और प्राकृतिक चयन। डार्विन ने कृत्रिम चयन में यह तो देख लिया था कि चयन की प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन वे अभी भी प्रकृति के चयनकर्ता की तलाश में थे। और फिर 1838 में उन्होंने थॉमस माल्थस नाम के एक अर्थशास्त्री का एक निबंध पढ़ा, जिसका नाम था एन एसी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और डार्विन ने बाद में लिखा कि इस निबंध को अध्ययन करने से उनके दिमाग में वो निर्णायक विचार आया जिसने उनकी पूरी थ्योरी को एक साथ जोड़ दिया। माल्थस का विचार इंसानी आबादियों के बारे में बहुत ही सरल और कुछ निराशावादी था। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रजाति की आबादी अगर उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो ज्यामितीय रूप से आगे जाती है, यानी 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से। लेकिन उस प्रजाति के लिए जो भोजन के संसाधन हैं वे सिर्फ अंक गणितीय रूप से ही आगे जा सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। इसका अनिवार्य नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा संघर्ष। एक ऐसा बिंदु हमेशा आएगा जब आबादी संसाधनों से ज्यादा हो जाएगी और तब भोजन, पानी और रहने की जगह के लिए एक भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। और इस प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, या तो भुखमरी से, या बीमारी से, या युद्ध से। डार्विन ने जैसे ही यह देखा, उनके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उन्होंने महसूस किया कि माल्थस का यह सिद्धांत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि प्रकृति के हर एक जीव, हर एक पौधे पर भी लागू होता है। हर प्रजाति अपनी क्षमता के अनुसार इतने ज्यादा बच्चे पैदा करती है जितने कि जीवित रह ही नहीं सकते। एक अकेली सरसों का पौधा अगर उसके सारे बीज उग जाएं, तो कुछ ही सालों में पूरी धरती को ढक सकता है। एक अकेली हाथी, जो सबसे धीमे प्रजनन करने वाले जानवरों में से एक है, अगर उसके सारे बच्चे जीवित रहें, तो कुछ 100 सालों में उसके वंशज लाखों में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां एक निरंतर अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष सिर्फ शिकारियों से बचने का ही संघर्ष नहीं है, यह उसी प्रजाति के दूसरे सदस्यों के साथ भोजन और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा का भी संघर्ष है। यह गर्मी, सर्दी और सूखे जैसी जलवायु की कठोरताओं के खिलाफ भी एक संघर्ष है। यह एक अंतहीन, एक 24 घंटे चलने वाला युद्ध है, जिसमें ज्यादातर पैदा हुए जीव मारे जाते हैं बिना अपना वंश आगे ले जाएं। और अब डार्विन ने अपनी पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। पहला टुकड़ा था भिन्नता। हर प्रजाति के सदस्यों में प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे अंतर होते हैं। कोई कुछ तेज दौड़ता है, किसी की नजर कुछ ज्यादा तेज है, किसी का रंग अपने माहौल से कुछ ज्यादा मिलता जुलता है। दूसरा टुकड़ा था विरासत। ये गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा था माल्थस का यह अस्तित्व के लिए संघर्ष। अब डार्विन ने अपना अंतिम और सबसे शानदार निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, इस अस्तित्व के लिए संघर्ष में वो कौन से जीव होंगे जिनके जीवित रहने और वंश आगे ले जाने की संभावना कुछ भी ज्यादा होगी? जाहिर है, वो जीव जिनके पास कोई ऐसा छोटा सा आकस्मिक लाभ होगा, कोई ऐसी भिन्नता होगी जो उन्हें अपने माहौल में कुछ बेहतर तरीके से फिट होने में मदद करती हो। वो हिरण जो दूसरों से कुछ तेज दौड़ता है, वो शायद शेर से बच जाएगा। वो भालू जिसके बाल कुछ ज्यादा घने हैं, वो शायद एक कठोर सर्दी को झेल जाएगा। वो कीड़ा जिसका रंग पत्तियों से इतना मिलता जुलता है कि कोई पक्षी उसे देख ही नहीं पाता, वो शायद खाए जाने से बच जाएगा। और जो जीव जीवित रहते हैं, वे अपने उन लाभदायक गुणों को अपनी अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। और जो जीव कम अनुकूलित होते हैं, वे मारे जाते हैं और उनके गुण भी उन्हीं के साथ खत्म हो जाते हैं। यही है प्राकृतिक चयन। यहाँ चयनकर्ता कौन है? कोई भगवान नहीं, कोई इंसान नहीं। प्रकृति खुद ही चयन करता है। प्रकृति अपने कठोर और अवैयक्तिक नियमों के माध्यम से उन गुणों का चयन कर रही है जो एक खास माहौल में जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। यह एक बहुत ही धीमी, एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है। लेकिन डार्विन ने महसूस किया कि अगर यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे,
तो इसके परिणाम कितने ज्यादा नाटकीय हो सकते हैं। यह एक छोटी सी भिन्नता को लेकर उसे इतना ज्यादा बढ़ा सकती है कि वो अंततः एक नई प्रजाति को ही जन्म दे दे। डार्विन ने जीवन के विकास का रहस्य खोज लिया था। यह कोई रहस्यमयी, कोई दिव्य प्रक्रिया नहीं थी। यह तो बस भिन्नता, विरासत और उत्तरजीविता का एक सरल, एक अंधा और एक अनिवार्य नियम था। लेकिन इस एक विचार ने इंसान के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हमेशा के लिए बदल देने की क्षमता रखी थी। चैप्टर नंबर 5, जीवन का महान वृक्ष। साझा पूर्वज का क्रांतिकारी विचार। प्राकृतिक चयन के इस शक्तिशाली तंत्र को खोजने के बाद डार्विन ने सिर्फ यह नहीं समझाया कि प्रजातियां कैसे बदलती हैं। उन्होंने एक और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा दार्शनिक रूप से क्रांतिकारी निष्कर्ष निकाला, और वो था साझा पूर्वज का विचार। यह विचार कहता है कि इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी, चाहे वो एक इंसान हो, एक अमीबा हो, एक व्हेल हो या एक सूरजमुखी का फूल हो, हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं। हम सब की जड़ें, अगर हम समय में काफी पीछे जाएं, तो एक ही एकल आदिम पूर्वज में मिलती है, जिसने अरबों साल पहले इस धरती पर जीवन की शुरुआत की थी। यह एक दिमाग को हिला देने वाला विचार है। इसने जीवन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। डार्विन से पहले जीवन को अक्सर एक सीरही या एक महान श्रृंखला के रूप में देखा जाता था, जिसके सबसे निचले पायदान पर सबसे सरल जीव जैसे कि कीड़े थे, और सबसे ऊंचे, सबसे ऊपरी पायदान पर ईश्वर के ठीक नीचे इंसान था। यह एक बहुत ही अहंकारी, एक बहुत ही मानव केंद्रित विश्व दृष्टिकोण था। डार्विन ने इस सीरही को लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया, और उसकी जगह पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही विनम्र रूपक पेश किया, जीवन का वृक्ष। उन्होंने कहा कि जीवन एक सीरही नहीं है, यह तो एक बहुत विशाल, एक बहुत ही घना और लगातार विकसित होता हुआ एक वृक्ष है, जिसकी अरबों शाखाएं और टहनियां हैं। इस वृक्ष का एक मोटा तना है, जो उस आदिम साझा पूर्वज का प्रतीक है, और फिर समय के साथ वो तना अलग अलग कोई सारी शाखाओं, जैसे कि जानवर, पौधे, कवक में बढ़ गया, और फिर वो शाखाएं और छोटी छोटी शाखाओं में, और वो और छोटी छोटी टहनियों में बढ़ती चली गईं, जिससे जीवन की वो अविश्वसनीय विविधता पैदा हुई जिसे हम आज देखते हैं। इस जीवन के वृक्ष की तस्वीर में इंसान सबसे ऊपर नहीं है, वो तो बस इस विशाल वृक्ष की एक छोटी सी, एक हाल ही में निकली हुई टहनी मात्र है। हमारी टहनी वानरों वाली शाखा से जुड़ी हुई है, और वो शाखा स्तनधारियों वाली एक और विशाल शाखा से, और वो शाखा रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की एक और पुरानी शाखा से। और इसी तरह अगर हम पीछे और पीछे जाते जाएं, तो हम पाएंगे कि हमारी जड़ें मछलियों से, कीड़ों से और यहां तक कि बैक्टीरिया से भी जुड़ी हुई हैं। हम अलग नहीं हैं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं, हम तो बस उसी एक महान, उसी एक प्राचीन परिवार का हिस्सा हैं। यह एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है, जो हमें भारतीय दर्शन के वसुधैव कुटुंबकम की याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ दूसरे इंसानों का ही नहीं, बल्कि इस ग्रह के हर जीवित प्राणी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे सब हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस विचार को साबित करने के लिए कई अलग अलग क्षेत्रों से सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने तुलनात्मक शरीर रचना से दिखाया कि कैसे एक इंसान के हाथ, एक चमगादड़ के पंख और एक व्हेल के फ्लिपर में हड्डियों की संरचना का मूल पैटर्न एक ही है, जो यह साबित करता है कि हम सब एक ही साझा पूर्वज से आए हैं, जिसके पास वैसा ही एक मूल अंग था। उन्होंने भ्रूण विज्ञान से दिखाया कि कैसे अलग अलग जानवरों, जैसे कि एक मछली, एक कछुए और एक इंसान के भ्रूण अपने शुरुआती चरणों में आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे दिखते हैं, जो एक बार फिर एक साझा विकासवादी इतिहास की ओर इशारा करता है। और उन्होंने जीवाश्म रिकॉर्ड से दिखाया कि कैसे समय के साथ जीवन सरल से जटिल रूपों में विकसित हुआ है, और कैसे हमें उन संक्रमणकालीन जीवाश्मों के उदाहरण मिलते हैं जो दो अलग अलग समूहों के बीच की कड़ी को दिखाते हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, जो डायनासोर और पक्षियों के बीच की एक कड़ी है। डार्विन ने अपनी किताब को, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, एक लंबा तर्क के रूप में लिखा था। वे जानते थे कि उनके विचार कितने ज्यादा क्रांतिकारी और कितने ज्यादा विवादास्पद हैं।
इसीलिए उन्होंने लगभग 20 सालों तक सबूत इकट्ठा किए और अपनी किताब में एक वकील की तरह बहुत ही धैर्य और बहुत ही सावधानी के साथ अपनी बात को एक के बाद एक सबूत पेश करके बनाया। उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि विकास होता है, उन्होंने हमें दिखाया कि हमारे चारों तरफ प्रकृति की हर चीज में उस विकास के और उस एक महान जीवन के वृक्ष के सबूत बिखरे हुए हैं। हमें बस उन्हें देखने वाली आंखें चाहिए। लेकिन डार्विन एक और चीज भी जानते थे। वे जानते थे कि उनकी यह थ्योरी, खासकर उसका इंसान पर लागू होना, एक बहुत विशाल तूफान लाने वाली है। चैप्टर नंबर 6, जब इंसान सिर्फ एक जानवर रह गया। डार्विन की थ्योरी का इंसानों पर प्रभाव। चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही सावधान और एक बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे जानते थे कि उनका यह सिद्धांत कि जीवन का विकास प्राकृतिक चयन से हुआ है और यह कि सभी जीव एक साझा पूर्वज से आए हैं, यह उनके समय के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों पर एक बहुत विशाल हमला है। और वे जानते थे कि इस सिद्धांत का सबसे विस्फोटक और सबसे संवेदनशील हिस्सा होगा इसका इंसानों पर लागू होना। इसीलिए अपनी उस महान किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, जो 1859 में प्रकाशित हुई, उन्होंने इंसानों के विकास के बारे में लगभग कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने पूरी किताब के अंत में सिर्फ एक बहुत ही दबी हुई सी लाइन लिखी, भविष्य में मनोविज्ञान के लिए नए रास्ते खुलेंगे और इंसान की उत्पत्ति और उसके इतिहास पर भी प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन हर कोई उस दबी हुई लाइन का असली मतलब समझ गया था। अगर सभी जीव एक साझा पूर्वज से आए हैं, तो इसका एकमात्र और अनिवार्य मतलब यही हो सकता है कि इंसान भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका मतलब था कि हम, जो खुद को ईश्वर की सबसे महान एक विशेष रचना मानते थे, हम भी जानवरों के साम्राज्य का ही एक हिस्सा हैं और हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं वानर। ये 19वीं सदी के विक्टोरियन समाज के लिए, जो अपनी नैतिकता, अपनी सभ्यता और अपनी श्रेष्ठता पर बहुत गर्व करता था, एक बहुत विशाल, एक बहुत ही अपमानजनक और एक बहुत ही डरावना विचार था। उस समय के अखबारों में ऐसे कार्टून छपने लगे जिनमें डार्विन का चेहरा एक बंदर के शरीर पर लगा होता था। चर्च के पादरियों ने मंच से डार्विन के इस शैतानी सिद्धांत की घोर निंदा की। यह सवाल, क्या आप अपनी दादी की तरफ से एक बंदर के वंशज हैं या अपने दादा की तरफ से, एक बहुत ही आम, एक बहुत ही अपमानजनक मजाक बन गया। यह सिर्फ एक सतही, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके पीछे बहुत गहरे दार्शनिक और धार्मिक डर छिपे हुए थे। पहला डर था हमारी विशेषता के खो जाने का। अगर हम भी सिर्फ एक जानवर हैं, एक नग्न वानर हैं, तो फिर हमारी उस आत्मा का, हमारी उस ईश्वरीय चिंगारी का क्या, जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। दूसरा और इससे भी विशाल डर था हमारी नैतिकता की नींव के गिर जाने का। अगर हमें ईश्वर ने नहीं बनाया है, अगर सही और गलत के नियम किसी दिव्य किताब से नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ योग्यतम की उत्तरजीविता के एक क्रूर, एक स्वार्थी संघर्ष का नतीजा है, तो फिर हमारी नैतिकता का क्या आधार बचता है। फिर किसी की मदद करना, दया करना या आत्म बलिदान देना, यह सब तो अप्राकृतिक लगता है। क्या डार्विन का सिद्धांत हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जा रहा था जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस ही एकमात्र कानून होगा। और तीसरा डर था जीवन के अर्थ और उद्देश्य के खो जाने का। अगर जीवन का विकास एक अंधी, एक बिना किसी योजना की, एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है, तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? हमारे जीवन का क्या कोई विशाल, कोई ब्रह्मांडीय उद्देश्य है, या हम भी बस एक संयोग हैं, एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना है? ये वो गहरे, वो अस्तित्ववादी सवाल थे जो डार्विन के सिद्धांत ने पहली बार बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने खड़े कर दिए थे। डार्विन ने अपनी उस एक किताब से इंसान को उस ब्रह्मांड के केंद्र से, उस विशेष सिंहासन से हमेशा के लिए उतार दिया था। 12 साल बाद 1871 में डार्विन ने अपनी एक और महान किताब द डिसेंट ऑफ मैन में इस सवाल का सीधे सीधे सामना किया। इसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही साहस के साथ यह तर्क दिया कि कैसे इंसान, उसके शारीरिक गुण, उसकी मानसिक क्षमताएं और यहाँ तक कि उसकी नैतिक भावनाएं भी वानर जैसे पूर्वजों से प्राकृतिक और यौन चयन के माध्यम से विकसित हुई हैं। यह एक और बहुत विशाल बम था, लेकिन तब तक
दुनिया कुछ बहुत बदल चुकी थी। वैज्ञानिक समुदाय में विकासवाद का विचार काफी हद तक स्वीकार किया जा चुका था। लेकिन आम समाज में और आज भी दुनिया के कई हिस्सों में डार्विन का यह विचार कि हम सिर्फ एक जानवर हैं, यह एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डार्विन ने हमें एक आईना दिखाया था, और उस आईने में हमें अपनी ही छवि के पीछे एक बहुत ही लंबा, एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही जंगली इतिहास दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या इस जंगली इतिहास का मतलब यह है कि हमारी नैतिकता सिर्फ एक धोखा है? चैप्टर नंबर 7, जब प्रकृति ने सिखाई नैतिकता, डार्विन और सामाजिक डार्विनवाद का सच। डार्विन के सिद्धांत ने जो सबसे विशाल और सबसे खतरनाक दार्शनिक विवाद खड़ा किया, वो नैतिकता के क्षेत्र में था। अगर हम अस्तित्व के लिए संघर्ष की एक क्रूर प्रक्रिया का ही उत्पाद हैं, तो फिर हमारी नैतिकता, हमारी करुणा और हमारा परोपकार कहां से आया? और इससे भी अहम सवाल, क्या हमें प्रकृति के इसी योग्यतम की उत्तरजीविता के नियम को अपने समाज में भी लागू करना चाहिए? इन्हीं सवालों से एक बहुत ही बदनाम और बहुत ही खतरनाक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे सामाजिक डार्विनवाद कहते हैं। और यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि यह विचारधारा चार्ल्स डार्विन के अपने विचारों का एक बहुत ही भद्दा और बहुत ही गलत इस्तेमाल था। सामाजिक डार्विनवाद, जिसके सबसे महान प्रस्तावक थे हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारक, जिन्होंने असल में योग्यतम की उत्तरजीविता का यह प्रसिद्ध वाक्यांश बनाया था, ने डार्विन के जैविक सिद्धांत को सीधे सीधे इंसानी समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति पर लागू कर दिया। उनका तर्क बहुत ही सीधा और बहुत ही क्रूर था। वे कहते थे, जैसे प्रकृति में कमजोर जानवर मर जाते हैं और मजबूत जानवर जीवित रहते हैं, और इसी से प्रजाति मजबूत होती है, वैसे ही इंसानी समाज में भी होना चाहिए। उनके अनुसार समाज में जो अमीर और शक्तिशाली लोग हैं, वे इसलिए अमीर और शक्तिशाली हैं क्योंकि वे योग्य हैं। वे ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा मेहनती और ज्यादा बेहतर हैं। और जो गरीब और कमजोर लोग हैं, वे इसलिए गरीब और कमजोर हैं क्योंकि वे अयोग्य हैं। इसलिए समाज को या सरकार को गरीबों, बीमारों या कमजोरों की मदद करने के लिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गरीबों के लिए अस्पताल बनाना, उन्हें मुफ्त शिक्षा देना या उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा देना, यह सब प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना है। यह अयोग्य लोगों को कृत्रिम रूप से जीवित रखना है, जो अंततः पूरी मानव प्रजाति को कमजोर बना देगा। यह एक बहुत ही भयानक और एक बहुत ही अमानवीय दर्शन था, और इसका इस्तेमाल 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे क्रूर, लेजे फेयर पूंजीवाद को, साम्राज्यवाद को और यहां तक कि नस्लवाद और यूजेनिक्स जैसे विचारों को भी सही ठहराने के लिए किया गया। इसने अमीरों को यह कहने का एक वैज्ञानिक बहाना दे दिया कि मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मैं बेहतर हूं, और तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम कमजोर हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यह डार्विन के अपने विचारों का एक बहुत विशाल विरूपण था। डार्विन ने कभी भी यह तर्क नहीं दिया कि हमें प्रकृति की नकल करनी चाहिए। उन्होंने तो बस यह वर्णन किया था कि प्रकृति कैसे काम करती है। उन्होंने यह आदेश नहीं दिया था कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये वही इजोर्ड की दार्शनिक गलती है। बल्कि डार्विन खुद नैतिकता की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में उन्होंने तर्क दिया कि इंसान की नैतिक भावनाएं, जैसे कि सहानुभूति, सहयोग और परोपकार, वे भी विकासवाद का ही एक उत्पाद हैं। उनका तर्क था कि हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं, और हमारे पूर्वजों के लिए, जो छोटे छोटे समूहों में रहते थे, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, यह जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। एक ऐसा समूह जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे, और जो समूह के भले के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करने को तैयार रहते थे, उस समूह के, एक ऐसे समूह के मुकाबले जिसमें हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जीवित रहने और अपने वंश को आगे ले जाने की संभावना कहीं ज्यादा थी। तो प्राकृतिक चयन ने न सिर्फ हमें तेज दांत या मजबूत पंजे दिए, बल्कि उसने हमारे अंदर एक सामाजिक प्रवृत्ति और एक नैतिक भावना को भी विकसित किया। करुणा और सहयोग हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी प्रजाति की सबसे प्रमुख ताकत है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन है। ये एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही आशावादी विचार है। ये हमें बताता है कि अच्छा होना, नैतिक होना
ये हमारी प्रकृति के खिलाफ नहीं है, ये तो हमारी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। ये हमें एक ऐसी नैतिकता का आधार देता है जो किसी दिव्य आदेश पर नहीं, बल्कि हमारे अपने साझा विकासवादी इतिहास और हमारी अपनी साझा मानवता पर आधारित है। लेकिन डार्विन की थ्योरी ने एक और बहुत विशाल, बहुत पुराने विश्वास की नींव को भी हिला दिया था, और वो था ईश्वर का अस्तित्व। चैप्टर नंबर 8, जब डिजाइनर की जरूरत नहीं रही। डार्विन और धर्म का टकराव। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज सिर्फ एक वैज्ञानिक किताब नहीं थी, यह एक ऐसा भूचाल था जिसने धर्म और आस्था की दुनिया को उसकी नींव तक हिलाकर रख दिया था। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा, डार्विन से पहले ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे सहज लगने वाला तर्क था, वो था डिजाइन का तर्क। ये दुनिया, खासकर जीवन की यह जटिलता, इतनी सुंदर और इतनी उद्देश्यपूर्ण लगती है कि ऐसा लगता है कि इसका कोई डिजाइनर होना ही चाहिए। डार्विन के सिद्धांत ने इसी तर्क के दिल पर सबसे अधिक और सबसे गहरा घाव किया। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत ने पहली बार एक पूरी तरह से प्राकृतिक, एक पूरी तरह से अंधी और एक पूरी तरह से अनिर्देशित प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा, जो इस स्पष्ट डिजाइन को बिना किसी डिजाइनर के पैदा कर सकती थी। अब एक आंख जैसी जटिल चीज को समझाने के लिए आपको एक दिव्य घड़ीसाज की जरूरत नहीं थी। आपको बस 3 चीजों की जरूरत थी: भिन्नता, विरासत और चयन। और इन तीनों को काम करने के लिए लाखों करोड़ों सालों का लंबा समय। यह समझना बहुत जरूरी है। डार्विन का सिद्धांत यह साबित नहीं करता कि ईश्वर नहीं है। नास्तिकता कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है, लेकिन डार्विन के सिद्धांत ने ईश्वर की परिकल्पना को अनावश्यक बना दिया, कम से कम जीवन के डिजाइनर के रूप में। लाप्लास ने खगोल विज्ञान के लिए जो किया था, वही डार्विन ने जीव विज्ञान के लिए किया। उन्होंने एक ऐसा आत्मनिर्भर सिस्टम पेश किया जिसे चलाने के लिए किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। यह टकराव 19वीं सदी के विक्टोरियन समाज में एक बहुत विशाल और बहुत ही भावुक विवाद बन गया। एक तरफ थे डार्विन के समर्थक, जैसे कि थॉमस हक्सले, जो खुद को डार्विन का बुलडॉग कहते थे और जो विज्ञान की स्वतंत्रता और तर्क की सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ थे चर्च के नेता और कई रूढ़िवादी वैज्ञानिक, जिन्हें लगता था कि डार्विन का सिद्धांत न सिर्फ धर्म पर, बल्कि नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था पर भी एक हमला है। लेकिन यह टकराव सिर्फ सृष्टिवाद बनाम विकासवाद का ही नहीं था। डार्विन के सिद्धांत ने कुछ और भी ज्यादा गहरे और ज्यादा परेशान करने वाले धार्मिक सवाल खड़े किए। जैसा कि हमने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की ऑडियो बुक में बुराई की समस्या के बारे में देखा था, डार्विन का सिद्धांत इस समस्या को और भी ज्यादा विकट बना देता है। विकासवाद की यह प्रक्रिया, यह अस्तित्व के लिए संघर्ष, यह एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर, एक अविश्वसनीय रूप से व्यर्थ और एक अविश्वसनीय रूप से पीड़ादायक प्रक्रिया है। अरबों खरबों जीव पैदा होते हैं, संघर्ष करते हैं और बहुत ही भयानक तरीकों से मर जाते हैं, ताकि कुछ कुछ भाग्यशाली जीव आगे जा सकें। अब सवाल यह उठता है कि एक दयालु, एक प्रेममयी और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवन को बनाने के लिए इतने क्रूर, इतने हिंसक और इतने धीमे तरीके का चुनाव क्यों करेगा? क्या वो एक ज्यादा सीधा, एक ज्यादा शांतिपूर्ण तरीका नहीं अपना सकता था? डार्विन खुद भी अपने जीवन के अंत में इस सवाल से बहुत ज्यादा जूझे। उन्होंने लिखा था कि वे एक ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते जिसने जानबूझकर एक ऐसी दुनिया बनाई हो जिसमें बिल्लियां चूहों के साथ खेलती हैं। तो डार्विन के अपने धार्मिक विचार क्या थे? वे एक पादरी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अपनी यात्रा और अपनी खोजों के बाद उनका पारंपरिक ईसाई विश्वास धीरे धीरे खत्म हो गया। वे अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में खुद को एक अज्ञेयवादी कहते थे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सकते। आज भी डार्विन का सिद्धांत और धर्म के बीच का यह रिश्ता बहुत ही जटिल और बहुत ही संवेदनशील है। कुछ लोग, जिन्हें आस्तिक विकासवादी कहा जाता है, वे मानते हैं कि विकासवाद ईश्वर का ही एक तरीका है जिससे उसने जीवन का निर्माण किया। और कुछ दूसरे, जिन्हें नए नास्तिक कहा जाता है, वे मानते हैं कि विकासवाद ने ईश्वर की परिकल्पना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन एक बात तो तय है, डार्विन की किताब ने हमें ईश्वर और प्रकृति के रिश्ते के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीका दिया।
लेकिन डार्विन के अपने सिद्धांत में भी कुछ बहुत कोई सारी खाली जगहें थीं। चैप्टर नंबर 9, डार्विन की अधूरी पहेली, जीन्स और आधुनिक संश्लेषण। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक अविश्वसनीय रूप से संपूर्ण और एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क था। लेकिन डार्विन खुद भी जानते थे कि उनकी इस खूबसूरत थ्योरी में कुछ बहुत कोई सारी खाली जगहें, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनसुलझी पहेलियां हैं। वे एक बहुत ही ईमानदार वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपनी किताब में इन समस्याओं को खुलकर स्वीकार भी किया था। उनकी थ्योरी की दो सबसे प्रमुख कमजोरियां थीं, भिन्नता और विरासत के तंत्र को न समझ पाना। डार्विन की पूरी थ्योरी इसी एक तथ्य पर टिकी थी कि एक ही प्रजाति के सदस्यों में छोटे छोटे यादृच्छिक अंतर होते हैं और प्राकृतिक चयन इन्हीं अंतरों पर काम करता है। लेकिन यह अंतर पैदा ही क्यों होते हैं? इनका स्रोत क्या है? डार्विन इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वे उस समय के कुछ प्रचलित लेकिन गलत विचारों जैसे कि उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत से ही काम चला रहे थे। दूसरी और इससे भी विशाल समस्या थी विरासत की। डार्विन यह तो जानते थे कि गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं, लेकिन यह कैसे होता है, इसका तंत्र क्या है, ये वे बिल्कुल नहीं जानते थे। उस समय विरासत का जो सबसे लोकप्रिय सिद्धांत था वो था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का। यह सिद्धांत कहता था कि बच्चों के गुण उनके माता पिता के गुणों का एक मिश्रण होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप एक सफेद और एक काले रंग को मिलाकर एक ग्रे रंग बनाते हैं। डार्विन खुद भी इस ब्लेंडिंग के विचार से बहुत परेशान थे, क्योंकि यह उनके अपने सिद्धांत के लिए एक बहुत विशाल समस्या खड़ी करता था। क्यों? क्योंकि अगर गुण हर पीढ़ी में एक दूसरे के साथ मिलकर ब्लेंड हो जाते हैं, तो फिर कोई भी फायदेमंद भिन्नता बहुत ही जल्दी कुछ ही पीढ़ियों में पूरी आबादी में घुलकर गायब हो जाएगी। वो एक चयन करने योग्य गुण के रूप में बनी ही नहीं रह सकती। ये ऐसा है मानो आप एक बाल्टी सफेद पेंट में एक बूंद काला पेंट डालें। वो तुरंत ही पूरे सफेद पेंट में घुलकर एक बहुत ही हल्का ग्रे बना देगा और वो एक अलग काली बूंद के रूप में नहीं रहेगा। विडंबना यह है कि इन दोनों ही पहेलियों का जवाब डार्विन के अपने ही जीवन काल में एक गुमनाम ऑस्ट्रियाई भिक्षु ग्रेगर मेंडल द्वारा खोजा जा चुका था। मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध प्रयोगों से आनुवंशिकी के बुनियादी नियमों की खोज कर ली थी। उन्होंने दिखाया था कि गुण ब्लेंड नहीं होते, बल्कि वे जीन्स नामक असतत इकाइयों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। उन्होंने दिखाया था कि भिन्नता का स्रोत है उत्परिवर्तन। लेकिन दुर्भाग्य से मेंडल का काम उस समय के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और डार्विन की मृत्यु के दशकों बाद 20वीं सदी की शुरुआत में ही उसे फिर से खोजा गया। और जब 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को मेंडल की आनुवंशिकी के साथ मिलाया, तो एक बहुत विशाल और एक बहुत ही शक्तिशाली नई थ्योरी का जन्म हुआ, जिसे आधुनिक संश्लेषण या नव डार्विनवाद कहते हैं। इस नए संश्लेषण ने डार्विन की थ्योरी की उन सभी खाली जगहों को भर दिया। अब हम जानते थे कि भिन्नता का स्रोत है जीन्स में होने वाले यादृच्छिक उत्परिवर्तन, और हम यह भी जानते थे कि विरासत का तंत्र है जीन्स का डीएनए के माध्यम से माता पिता से बच्चों में जाना। अब डार्विन का सिद्धांत पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा संपूर्ण और कहीं ज्यादा भविष्य कहने वाला बन गया था। यह आधुनिक संश्लेषण ही वो विकासवाद का सिद्धांत है जिसे आज दुनिया भर के जीव विज्ञानी स्वीकार करते हैं और जो आधुनिक जीव विज्ञान की नींव है। ये हमें विज्ञान की प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। विज्ञान कभी भी एक अकेले जीनियस का काम नहीं होता। ये एक सामूहिक, एक सहयोगात्मक उद्यम है जो पीढ़ियों तक चलता है। डार्विन ने एक बहुत विशाल और बहुत ही खूबसूरत इमारत का ढांचा खड़ा किया था और आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने उसमें ईंटें भरने का काम किया और यह काम आज भी जारी है। चैप्टर नंबर 10, डार्विन की परछाई, आज की दुनिया में विकासवाद का दर्शन। हम चार्ल्स डार्विन और उनकी महान किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की अपनी इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने एक दुनिया को देखा जो ईश्वर के डिजाइन में विश्वास करती थी, और फिर हमने देखा कि कैसे डार्विन के एक विचार ने उस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अंत में डार्विन की इस विरासत का, उनके इस दर्शन का आज हमारे लिए, इस 21वीं सदी की दुनिया के लिए क्या मतलब है?
डार्विन की सबसे प्रमुख और सबसे स्थायी विरासत है जीव विज्ञान के लिए एक एकीकृत सिद्धांत प्रदान करना। डार्विन से पहले जीव विज्ञान सिर्फ अलग अलग बिखरे हुए तथ्यों का एक संग्रह था। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को जीवाश्मों से लेकर भ्रूणों तक और जानवरों के भौगोलिक वितरण तक सबको एक ही एकल और बहुत ही सुंदर कहानी में एक साथ पिरो दिया। आज जीव विज्ञान की कोई भी शाखा, चाहे वो जेनेटिक्स हो, इकोलॉजी हो या चिकित्सा हो, उसे विकासवाद के सिद्धांत के बिना समझा ही नहीं जा सकता। जैसा कि एक महान जीव विज्ञानी ने कहा था, जीव विज्ञान में कुछ भी विकासवाद की रोशनी के बिना कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन डार्विन का प्रभाव सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हमें इंसान होने का मतलब ही फिर से परिभाषित करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हमें हमारी विशेष और श्रेष्ठ होने की उस अहंकारी धारणा से मुक्त किया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम इस ग्रह पर मौजूद जीवन के विशाल और अद्भुत ताने बाने का सिर्फ एक हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। यह एक बहुत ही गहरा पारिस्थितिक और आध्यात्मिक सबक है। यह हमें प्रकृति के प्रति एक ज्यादा विनम्र और एक ज्यादा सम्मानजनक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि जब हम किसी और प्रजाति को नष्ट करते हैं, तो हम असल में अपने ही परिवार के एक दूर के सदस्य को नष्ट कर रहे होते हैं। डार्विन का दर्शन हमें बदलाव की सार्वभौमिकता और उसकी रचनात्मक शक्ति को भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया कोई स्थिर, कोई खत्म हो चुकी चीज नहीं है। यह एक सतत, एक अंतहीन प्रक्रिया है जो हमेशा बनती रहती है, हमेशा विकसित होती रहती है। यह हमें अपनी जिंदगी में भी बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में, एक विकास के मौके के रूप में देखना सिखाता है। और अंत में डार्विन की कहानी हमें एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का मतलब सिखाती है। डार्विन ने लगभग 20 सालों तक बहुत ही धैर्य के साथ सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने अपने सिद्धांत की हर संभव आलोचना पर खुद ही विचार किया और उन्होंने अपने विचारों को बहुत ही सावधानी और बहुत ही ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने रखा। वे एक सच्चे ज्ञान के खोजी का एक आदर्श उदाहरण हैं। डार्विन का विचार आज भी विवादास्पद बना हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग उसे स्वीकार करने से डरते हैं, क्योंकि यह हमारी कुछ सबसे प्यारी और सबसे आरामदायक कहानियों को चुनौती देता है। लेकिन विज्ञान का काम हमें आरामदायक महसूस कराना नहीं है। विज्ञान का काम है हमें सच्चाई दिखाना, चाहे वो सच्चाई कितनी भी असहज करने वाली क्यों ना हो। और चार्ल्स डार्विन इतिहास के उन कुछ गिने चुने साहसी विचारकों में से थे जिन्होंने हमें सच्चाई का एक ऐसा नया, एक ऐसा विशाल और एक ऐसा क्रांतिकारी चेहरा दिखाया जिसे देखने के बाद हम फिर कभी भी दुनिया को और खुद को उसी पुरानी नजर से नहीं देख पाए। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे प्राकृतिक चयन का एक सरल सा नियम इस धरती पर जीवन की पूरी कहानी लिख सकता है और कैसे हम सब एक ही महान जीवन के वृक्ष की शाखाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे प्रकृति के नियमों को समझें, कैसे अपनी जड़ों को पहचानें, कैसे बदलाव को स्वीकार करें और कैसे इस ग्रह के हर जीव के प्रति एक गहरा सम्मान और जुड़ाव महसूस करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड को समझने और उसकी सराहना करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें,
ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।